भाजपा संसदीय बोर्ड ने लिया फैसला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू देश के होंगे अगले उपराष्ट्रपति। आज भरेंगे पर्चा। यूपीए के गोपाल कृष्ण गांधी से है मुकाबला। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से 16 अक्टूबर तक निजी पेशी से मिली छूट। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का किया था मुकदमा। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। अमरनाथ यात्रियों पर हमले में शामिल 3 आतंकी ढेर। जारी है सर्च ऑपरेशन। सिरसा में बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। बस में लगभग 50 यात्री थे सवार। 3 लोग घायल, 1 की मौत। और बाढ़ से बेहाल हुआ आधा हिंदुस्तान। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक पानी ही पानी। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतू गौरकेला। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए वेंकैया नायडू आज अपना नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। सोमवार शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगाई गई थी। नायडू की तरफ से नामांकन के 2 सेट दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने 17 जुलाई को अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उनके जिम्मे आवास और शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की कमान थी। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर नायडू को उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम तरीके की बधाई उनको दी जा रही है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वेंकैया नायडू का अब तक का राजनीतिक सफरनामा किस तरह का रहा है। एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू। नायडू का राजनीतिक सफरनामा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है वेंकैया नायडू। आंध्र प्रदेश से है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के पास राज्यसभा का अनुभव है। 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं नायडू। 1998 में पहली बार राज्यसभा सांसद चुने गए। 2004, 2010 और 2016 में भी राज्यसभा सांसद बने। नायडू 1975 के दौरान इमरजेंसी में जेल भी गए थे। जनता पार्टी के समय 1977 से 1980 के बीच यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे। 1978 में वे विधायक भी चुने गए थे। नायडू पार्टी के कई अहम पद पर भी रह चुके हैं। 1980 से 1983 के बीच नेशनल बीजेपी यूथ विंग के उपाध्यक्ष रहे। 1980-1985 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रहे। 1988 से 1993 के बीच आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1993 से 2000 तक नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2002 में पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2004 में दोबारा अध्यक्ष बने। 2005 के बाद वे बीजेपी के सीनियर उपाध्यक्ष बनाए गए। 2006 के बाद वेंकैया को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि वेंकैया नायडू एक किसान परिवार से हैं और राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है। वेंकैया नायडू मेहनती भी हैं।
संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और आपको बता दें कि इस पहला दिन सत्र का बेहद ही हंगामेदार रहा और दूसरा दिन आज है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि संसद में जो ये मानसून सत्र चलेगा वो इस बार शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस सत्र में बातचीत और चर्चा हो सकती है। खास माना जा रहा है इस बार का ये मानसून सत्र। केंद्र सरकार ने पुराने नोट बदलने के लिए एक और मौका देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि अगर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका दिया गया तो काले धन पर काबू पाने के लिए जो नोटबंदी की गई थी उसका मकसद बेकार हो जाएगा। ऐसे में बेनामी लेन देन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे और सरकारी विभागों को ये पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से मामले वास्तविक हैं और कौन से फर्जी हैं। सरकार ने कहा कि 1978 में हुई नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिनों का समय दिया गया था, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए हैं। नोटबंदी के वक्त छूट दिए जाने की वजह से पेट्रोल पंप, रेलवे, एयरलाइंस बुकिंग और टोल प्लाजा पर जमकर काले धन का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक समारोह के दौरान लोगों से तोहफे में बुके की बजाय बुक देने की अपनी अपील पर खुद अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब पीएम मोदी जिस किसी भी राज्य के दौरे पर जाएंगे वहां अपने स्वागत में कीमती फूलों के बजाय तोहफा लेने से भी इनकार करेंगे और साथ ही साथ फूल लेने से भी इनकार उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से प्रधानमंत्री की इस इच्छा के अनुरूप ही उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने ये सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों को भेजे पत्र में प्रधानमंत्री के स्वागत संबंधी उनके अनुरोध का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि स्वागत के दौरान पीएम को फूल के साथ खादी का एक रुमाल या कोई एक पुस्तक भी अगर भेंट स्वरूप दी जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निजी पेशी से छूट दे दी है। केजरीवाल को यह छूट 16 अक्टूबर तक के लिए मिली है। दरअसल हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अपनी व्यस्तताओं को लेकर एप्लीकेशन लगाकर पेशी से छूट देने की मांग की थी। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था और केजरीवाल ने यह टिप्पणी 2015 में की थी, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। केजरीवाल का ये बयान चर्चा में भी रहा। उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी थे और उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के 3 साल आगामी 26 अक्टूबर 2017 को पूरे होने जा रहे हैं और सौभाग्यवश राज्य का स्वर्ण जयंती वर्ष भी 31 अक्टूबर 2017 को ही पूरा होने जा रहा है। राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अक्टूबर के अंतिम महीने में एक बड़ी रैली करने का फैसला लिया है, जिसमें राज्य सरकार के 3 साल की मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के विधायकों और बाहर से आने वाले अतिथियों को MLA हॉस्टल में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल ने सेक्टर 3 में नवनिर्मित 16 MLA फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव, संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा और लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। नए MLA फ्लैट्स बनने के बाद फ्लैट्स की संख्या बढ़कर 66 हो गई है।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार रात एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल के साथी थे और इन तीनों का हाथ भी इस हमले में था। 10 जुलाई को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में 7 अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 17 घायल हो गए थे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान मुदस्सर हजाम, शौकत लोहार और लश्कर कमांडर जिब्रान के रूप में हुई है। मारा गया तीसरा आतंकी जिब्रान है या कोई और, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मारे गए लश्कर के तीनों टॉप आतंकी थे और पिछले दिनों अनंतनाग में थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों को अब अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड की तलाश है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के मंजाकोट इलाके में पाकिस्तान की बिना किसी उकसावे की गई गोलीबारी में भारतीय सेना के जवान नांसलायक मोहम्मद नसीर शहीद हो गए थे, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने छोटे ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार से हमले किए। भारत की ओर से भी दोनों जगहों पर प्रभावी तौर पर जवाब दिया जा रहा है। बढ़ते आगे, इंद्री में यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया है। दरअसल ग्रामीण यमुना नदी में आने वाली बाढ़ से खौफजदा हैं, क्योंकि यमुना नदी में पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी के किनारे बसे जो भी गांव हैं उनको इस बात की चिंता सता रही है कि बाढ़ आने पर उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। यमुना का पानी उनकी जमीन की मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जिससे उनकी जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। उगी हुई फसलों को भी नुकसान होता है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि बाढ़ और उसके पानी के कटाव से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सरकार की सक्षम युवा योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। झज्जर में इस योजना के तहत 650 युवा कई विभागों में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को महीने में 100 घंटे काम और मानदेय भी दिया जाता है। युवाओं को महीने में 14,500 रुपए मानदेय दिया जाता है। इतना ही नहीं, बिना काम के भी सक्षम युवाओं को 3,000 की राशि उनके खाते में डाली जाती है। दरअसल ये योजना फिलहाल 3 साल के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई है, लेकिन युवाओं को उम्मीद है कि इस योजना का समय बढ़ाया जाएगा। सक्षम युवा योजना को लेकर लघु सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के युवाओं ने शिरकत की। बैठक में युवाओं को योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई। करीबन 650 हमारे जो सक्षम युवा हैं उनको हमने झज्जर ज़िले में रोज़गार दिया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी ऐसे सर्वे हैं या कोई ऐसा काम है जो सरकार का कि एक टेम्परेरी बेसिस पे, जिसमें परमानेंट पोस्ट न दे के एक जैसे जिसमें साइनिंग अथॉरिटी वो नहीं रहते, कहीं भी किसी भी फाइल पे साइन नहीं होते, तो ऐसे काम मान लो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में है या हमारे एडीसी साहब में प्राशर जी हैं, ये ओडीएफ का काम हमने लिया है, एनआरएलएम का काम लेते हैं। तो इस तरह के जो सर्वे हैं, अभी एसआरडीबी सर्वे है जो भी सरकार सर्वे करवा रही है, तो उसमें हम उनको ये रोज़गार दें। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसमें जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको काम करने का मौका मिल रहा है। उन बेरोज़गार बच्चों को काम मिल रहा है, पर ये कि सरकार को इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहिए। जो अब ये हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये है कि 3 + 35, और जो भी बच्चा 35 का हो जाएगा उसके बाद उसको डिबार कर दिया जाएगा। लेडी खली के नाम से मशहूर WWE पहलवान कविता दलाल यूएसए के फ्लोरिडा से लौटने के बाद सीधे रोहतक पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कविता ने WWE के अनुभव को काफी बेहतरीन बताया और कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब WWE में भी भारतीय महिलाओं का परचम लहराएगा। वहीं कविता ने सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को दी जाने वाली मदद की सराहना की, लेकिन ये भी कहा कि मदद मेडल जीतने के बाद नहीं बल्कि प्रैक्टिस के दौरान मिलनी चाहिए। ये एकदम
इंडिया, पूरी इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया फील्ड था लड़कियों के लिए। तो वहाँ पे अमेरिका में जाके जो मैंने अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ये एक बहुत ही अलग फीलिंग थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था। सबसे ज़्यादा जब इंडिया कॉल हो रहा था उसमें एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे मैंने अपने इंडिया का जो एक होता है ना पावर दिखाना, एक पहचान, अपने इंडिया का जो कल्चर, वो चीज़ मैंने वहाँ पे शो की है। तो जो भी इंडियन देखेगा प्राउड फील करेगा। कमियाँ ये होती हैं कि भाई एक प्लेयर एक मेडल लेने के लिए बहुत सारा अपना खर्चा, अपना बहुत सारा समय लगाता है, लेकिन सरकार की नीति क्या है कि आज अगर हमने मेडल जीता तो 1 साल बाद हमें वो प्रोत्साहन राशि जो भी होती है वो मिलती है। अगर ऐसा हो जाए कि जो भी डोपिंग वगैरह प्रक्रिया होती है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे कंप्लीट हो जाती है या 2 महीने का टारगेट बना लो कि प्लेयर को राशि दे दे ताकि समय पे उसके काम आ जाए और अपना अगली तैयारी भी कर सके। बढ़ते हैं आगे। मधुर भंडारकर की अन्य फिल्मों की तरह इंदु सरकार को भी असलियत के काफी करीब माना जा रहा है। यही वजह है कि इसकी रिलीज को लेकर काफी विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि इंदु सरकार में इमरजेंसी के दौर को दिखाया गया है। इसमें नील नितिन मुकेश का किरदार संजय गांधी से प्रेरित बताया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस फिल्म की रिलीज का विरोध कर रही है। अलग अलग शहरों में फिल्म के खिलाफ होते प्रदर्शन को देखते हुए मधुर भंडारकर को अब सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता फिल्म सेंसर बोर्ड के ऑफिस पहुंचे और बोर्ड के चीफ से मिलकर फिल्म के बारे में बात करना चाहा। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर में, रामगढ़ में 5 सेंटीमीटर, बाड़मेर के पचपदरा में 4, जयपुर के सोंगानेर तहसील में 4 बारिश दर्ज की गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 37.8, जैसलमेर में 36.4, जोधपुर में 36.3, बीकानेर में 35.5, बाड़मेर में 35 और पिलानी में 34.9 डिग्री सेल्सियस बारिश दर्ज की गई है। और विभाग आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना भी जता रहा है। आपको बता दें कि बरसात का मौसम शुरू होते ही उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के करीब 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, आवाजाही प्रभावित है और परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी को देखते ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी बयां करती है रूपा यादव की, जिन्होंने अपने हौसले की मिसाल देश विदेश में कायम की है। कहते हैं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर हौसले मजबूत हों तो पैरों को भी पंख लग जाते हैं। रूपा यादव एक ऐसा नाम जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी और समाज को असल आईना दिखाया। ये कहानी रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की है। एक लड़की की संघर्षों की एक ऐसी कहानी जो उसके जैसी सैकड़ों लड़कियों को प्रेरणा देती है और ये बताती है कि जिंदगी की तमाम कठिनाइयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि इन कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, उनसे संघर्ष करना चाहिए। ऊंचाइयों पर जाने से पहले ये दुनिया इस्तेमाल करती है, पहुंच जाए तो बुलंदियों पर ये दुनिया उसे झुक झुक कर सलाम करती है। कुछ ऐसी ही कहानी है देश की बेटी रूपा की, जिसकी शादी महज 8 साल की उम्र में ही कर दी गई। उसे बालिका वधू बना दिया गया था, लेकिन गरीबी से लड़कर रूपा ने ऐसा संघर्ष किया कि संसाधनों की कमी भी उसके सपनों के आड़े नहीं आई और अब उसने डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर कदम बढ़ा दिया है।
एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रूपा यादव जयपुर शहर के करेरी गांव की रहने वाली है। संसाधनों की कमी कभी भी रूपा के सपनों के बीच नहीं आ सकी। रूपा के तमाम संघर्षों ने वो कर दिखाया जो अच्छे सुविधा संपन्न घरों के बच्चे नहीं कर पाते। रूपा के हौसलों की वजह से आज उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। दरअसल रूपा ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है और अब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी। हालांकि इस बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उसके ससुराल वालों का बहुत बड़ा हाथ है। ससुराल वालों की मदद की वजह से ही रूपा ने ऐसा काम कर दिखाया, जिसके बाद शायद दुनिया के कोई माँ बाप अपनी बेटी का बाल विवाह करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। रूपा के हौसले और उनकी मेहनत को खबर फास्ट सलाम करता है और अपने दर्शकों से अपील करता है कि बाल विवाह जैसे कानूनी जुर्म को आंख बंद कर देखने की बजाय उसे रोकने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।